आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। इसके हमने थ्योरेटिकल पार्ट सारा कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन करने जा रहे हैं, उसमें भी हम पहले एमसीक्यू से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने कैश बुक के कंसेप्ट की, सो दैट आपको समझ आ जाए कि हमने प्रैक्टिकल पोर्शन जो है किस तरह से अपना सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट्स पे जो हमें प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, वो भी कैश बुक के। ठीक है, तो कंसेप्ट है पहला हमारा कैश बुक का, जिसमें कहते हैं कि कैश बुक हमें मेंटेन करनी चाहिए सो दैट हमारे जो जितने भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो जो है बिजनेस के लिए इजी हो जाए करनी। ठीक है, एक तो होता है हमारा कैश अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं लेजर्स की तरह, है ना। फिर उसके बाद एक हम प्रिपेयर करते हैं, मान लो हमारा बिजनेस प्रिपेयर करता है कैश बुक, तो जब हमारा बिजनेस जो है प्रिपेयर करता है कैश बुक, तो उसे लेजर प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि कैश बुक इज अ जर्नल, इज अ लेजर इन इटसेल्फ। ठीक है, वो एक तरह से लेजर ही है, वो एक तरह से जर्नल ही है। जो अगर हमने कैश बुक जो हमारे बिजनेस से प्रिपेयर कर ली है, फिर उसको कैश अकाउंट बिल्कुल भी प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया था। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन के एस्पेक्ट्स पे जो इम्पोर्टेंट है। हमारी कैश बुक कितनी तरह की है? सिंगल कॉलम कैश बुक है एक, दूसरी हमारी है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरी हमारी है पेटी कैश बुक। अब इनके कंसेप्ट्स को समझते हैं जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं अपने सिंगल कॉलम कैश बुक पे। सिंगल कॉलम कैश बुक पे क्या होता है, सिर्फ हमारे एक ही कॉलम होता है और वो होता है हमारा कैश कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये है इसमें बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं की जाती है, बैंक की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। ये यहाँ लिखते हैं हम कैश बुक और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये हमारी होती है पेमेंट साइड, ये होती है हमारी रिसीट साइड कैश बुक की जो सिंगल कॉलम बनती है। ठीक है, फिर हमारा आता है बैलेंस CD। और ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है ये पर्टिकुलर डे की भी बन सकती है, ये वीकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम मंथली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर डे की डेली प्रिपेयर कर सकते हैं, वीकली प्रिपेयर कर सकता है बिजनेस, या मंथली प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, फिर बैलेंस CD आता है, ये जो कैरी फॉरवर्ड होता है या नेक्स्ट डे का, ये बनता है बैलेंस BD, या फिर ये अगर वीकली बना रहे हैं तो नेक्स्ट वीक का बनता है ये बैलेंस BD, और अगर हम मंथली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं इसे तो अगले महीने का ये बनता है बैलेंस BD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कि जो भी इसका बैलेंस CD आएगा, अगर डेली बेसिस पे बना रहे हैं तो अगले दिन का वो बैलेंस BD होगा, ये जो CD है। और अगर वीकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अगले हफ्ते का नेक्स्ट वीक का बैलेंस BD होगा, और अगर हम मंथली प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट मंथ का बैलेंस BD होगा। बेसिकली ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ज़्यादा बनती है। बिजनेस का क्या होता है, इससे इनका काम जो है अच्छा हो जाता है, मतलब ईजी हो जाता है इन्हें देखना कि हमने कैश में ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी की हैं। ठीक है, ये था हमारा सिंगल कॉलम का कैश बुक जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट था समझना कि यहाँ पर हमारी पेमेंट साइड्स होंगी, यहाँ पे हमारी रिसीट साइड होगी। ठीक है, ओनली कैश बेसिस पे जो भी हम सेल या फिर परचेज कर रहे हैं वही रिकॉर्ड करनी है, और हमने कोई बैंक की आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। मान लो चेक डिपॉजिट किया बैंक में या चेक विड्रॉ किया बैंक से, वो नहीं आएगी। जो भी कैश के साथ डीलिंग हो रही है हमारी डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, सिर्फ वही आएगी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक में। मान लो हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं या क्रेडिट सेल्स की हैं, परचेजेस या सेल ये नहीं शो होंगी, लेकिन अगर कैश परचेजेस की हैं या कैश सेल्स की हैं वो हमारी रिकॉर्ड होगी। सो ये कंसेप्ट था हमारा किसका, ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का जो प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसी तरह हम चलते हैं अपने डबल कॉलम कैश बुक पे। जो डबल कॉलम कैश बुक है इसके नाम से समझ आ रही है कि इसमें 2 कॉलम होंगे इस कैश बुक में, और वो जो है वो होंगे हमारे, एक हमारा होगा कैश कॉलम रिसीट साइड पे और एक होगा हमारा बैंक कॉलम रिसीट साइड पे। इसी तरह से एक होगा हमारा कैश कॉलम पेमेंट साइड पे और एक होगा बैंक कॉलम पेमेंट साइड पे।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। ये होता है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ये हम लिखेंगे कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है डेबिट साइड का, ठीक है। और इसी तरह से, और ये पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, और ये भी पर्टिकुलर्स हैं, और ये हमारा कैश कॉलम है क्रेडिट साइड का, और ये हमारा बैंक कॉलम है क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का मतलब ये है हमारी पेमेंट साइड और ये है हमारी रिसीट साइड, ठीक है। हमारी सेकेंड टाइप की कैश बुक। अब इसमें प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें भी वही चीज है जो भी इसमें बैलेंस CD। अब इसमें एक कैश का बैलेंस CD आएगा और एक आएगा हमारा बैंक का बैलेंस CD। ये जो है ये ट्रांसफर होंगे फर्दर। अगर हम डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो डेली बेसिस पे अगले दिन का क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। और अगर हम वीकली बेसिस पे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, बैलेंस BD अगले वीक का। और अगर मंथली बेसिस पे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, बैलेंस BD नेक्स्ट मंथ का। ये दोनों का बैलेंस, कैश का भी और बैंक का भी। मान लो कैश का बैलेंस यहाँ पे आया है बैलेंस CD, ठीक है, ये कुछ अमाउंट आई है, लेकिन बैंक का आया है इस साइड बैलेंस CD, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली से डील करेंगे, ठीक है। और इसका अलग अलग बैलेंस जो है उस पर्टिकुलर डेट पे हम बैलेंस BD बना देंगे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम अगली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है, ये तो हो गया बैलेंस CD किस तरह से ट्रांसफर करना है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो होता है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का इक्वल इफेक्ट आता है हमारी बैंक कॉलम पे भी और हमारे कैश कॉलम पे भी। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है कैश, क्या हुआ, कैश हुआ डिक्रीज, लेकिन बैंक कॉलम क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हुआ, क्योंकि डिपॉजिट करवाया है। ये क्या मानी जाती है, ये मानी जाती है कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब एक कॉलम उसी अमाउंट से कैश का डिक्रीज हो रहा है, उसी अमाउंट से बैंक कॉलम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और ये हमेशा डबल कॉलम कैश बुक में ही होती है, मतलब कि जिसमें हम बैंक कॉलम और कैश कॉलम बनाते हैं, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक में ये प्रिपेयर नहीं होती है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ कैश का ही बैलेंस शो करते हैं। अब जिस तरह से हम सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का बैलेंस शो करते हैं, यहाँ पर हम कैश आइटम्स का बैलेंस जो है शो करते हैं, प्लस हम बैंक आइटम्स का भी शो करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज समझते हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हमने वो बैंक रिकंसिलिएशन में भी कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं। जब भी हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो होगी हमारा डेबिट, क्रेडिट नहीं, वो होगा हमारा डेबिट साइड पे, ठीक है। कहाँ पे होगा, डेबिट पे। इसी तरह से अगर कैश बुक का मान लो हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो वो होगा हमारा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और हमने समझा था कि पासबुक का अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा, मतलब बैंक के स्टेटमेंट्स में, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो होगा हमारा क्रेडिट। और इसी तरह से पासबुक का अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो वो होगा डेबिट। तो ये कैश बुक का हम कर रहे हैं, तो कैश बुक का यहाँ पर याद करने की जरूरत है कि, और अगर हमारा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है, चाहे वो बैंक कॉलम है चाहे वो हमारा कैश कॉलम है, तो वो क्या माना जाता है, हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, मान लो हमने बैंक से बोरोइंग्स की है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और हमने जो बोरोइंग्स की हैं वो हमारे डिपॉजिट से ज्यादा हैं, मतलब बोरोइंग्स आर ग्रेटर देन डिपॉजिट, तब क्या होता है, हमारा ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको चारों केसेस समझाए हुए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें भी। लेकिन कैश बुक में ये दो इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होगा वो होगा डेबिट, मतलब वो होती है हमारी रिसीट साइड, ठीक है। इसी तरह से जब हमारा कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, ये होती है हमारी पेमेंट साइड, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का भी समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें हमने कैश आइटम्स भी शो करनी है और बैंक आइटम्स भी शो करनी है अपनी। बैंक आइटम्स मतलब बैंक में जो डिपॉजिट जा रहा है और जो विड्रॉल हो रहा है वो शो करना है, और कैश में सारी कैश रिलेटेड आइटम जो कैश से डीलिंग करते हैं हम, मान लो
सेल या परचेज मतलब क्रेडिट की कोई भी एंट्री जो है हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से बैंक में हम जो भी विड्रॉइंग्स करते हैं, जो ड्राइंग्स हैं वो पर्सनल यूज के लिए भी हो सकती हैं और वो बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकती हैं। ठीक है, और जो हमारी डिपॉजिट्स हैं वो भी हो सकते हैं हमारे बैंक आइटम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है विड्रॉल्स और डिपॉजिट जो हैं किए हैं अपने बैंक आइटम में, तो वो हमने शो करने अपने बैंक कॉलम में, वो भी कैश बुक में। और अगर हमने कैश बुक जो है वो प्रिपेयर कर ली है अपने बिजनेस के लिए, जो बहुत लार्ज बेसिस पे काम करते हैं, बहुत वास्ट होता है जिनका बिजनेस, उनको जरूरत पड़ती है बैंक कॉलम बनाने की। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डीलिंग करते हैं बैंक के थ्रू, पेमेंट्स करते हैं अपने कस्टमर्स को, रिसीव करते हैं अपने कस्टमर से, सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, कस्टमर से वो रिसीव करते हैं। सो डेफिनेटली उनको जरूरत पड़ती है बैंक कॉलम बनाने की और बैंक कॉलम में उस आइटम्स को पोस्ट करने की। मतलब ये जो है लार्ज बेसिस पे जिनका लार्ज साइज बिजनेस होता है, जिनका लार्ज साइज्ड बिजनेस होता है, उनको जरूरत पड़ती है ये डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करने की। ठीक है, वरना हमारी बेसिकली जो मीडियम साइज बिजनेस होते हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें सिंगल कैश कॉलम बुक ही चलती है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा जो समझने की जरूरत है वो है हमारी थर्ड टाइप की कैश बुक। जो थर्ड टाइप की कैश बुक है उसको कहा जाता है कि वो है हमारी जो है पेटी कैश बुक। क्या नाम है उसका? पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक का मतलब क्या है? जो लार्ज बिजनेसेस, जैसे मैंने आपको बताया है, जो लार्ज साइज बिजनेसेस होते हैं वो डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर छोटी से छोटी चीज, जैसे कार्टेज के चार्जेस, जैसे हमारे क्या नाम है कोई भी टेलीफोन के चार्जेस, या फिर उन्होंने स्टेशनरी कोई पेंसिल, इरेजर, पेन जो भी खरीदा उसके चार्जेस, जो डेली बेसिस पे उनके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो भी इसमें रिकॉर्ड होने शुरू हो गए तो इतना ज्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा टू रिकॉर्ड द सिंगल ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक। वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर होगा उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, और उसमें एरर्स की चांसेस भी ज्यादा हैं और मिस्टेक्स के चांसेस भी ज्यादा हैं। जिस तरह मिस्टेक और एरर्स के चांसेस ज्यादा हैं, इसी तरह वहां पे फ्रॉड्स के चांसेस भी ज्यादा हैं कि वो रिकॉर्ड ही ना करे। उसी के कारण ये प्रिपेयर करते हैं हमारी पेटी कैश बुक। अब इसका कंसेप्ट भी समझते हैं जो प्रैक्टिकली हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेटी कैश बुक जो होती है उसमें हम जो है डेली बेसिस पे से प्रिपेयर करते हैं। डेली बेसिस पे ज्यादातर ये प्रिपेयर होती है। क्यों? इसमें हर तरह के चार्जेस जो है हम रिकॉर्ड करते हैं और वो होते हैं स्मॉल नेचर, मतलब स्मॉल चार्जेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कार्टेज पे किया है या हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर की है जो कैश में पेमेंट की है, या फिर हमने कोई स्टेशनरी परचेज की है, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर बिजनेस के लिए। तो वो जो भी जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं जो कैश में पेमेंट जा रही है, उसके लिए हम एक अकाउंटेंट हायर करते हैं, एक पर्सन को हायर करते हैं और उसे कहते हैं कि आप हमारी पेटी कैश बुक प्रिपेयर करो। जितने भी हमारे डेली बेसिस पे कैश में पेमेंट्स जो हैं वो जा रही हैं छोटी छोटी, या कोई भी हमें छोटी पेमेंट आ रही है किसी की तरफ से, वो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें। ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें, ताकि हमारी जो डबल कॉलम कैश बुक है वो सिर्फ लार्ज आइटम्स को रिकॉर्ड करे। बड़ी पेमेंट्स, कोई कस्टमर पेमेंट कर रहा है, कोई हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फिर सिर्फ वही प्रिपेयर हो, ये होती है इसीलिए। और लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एक पेटी कैश बुक भी प्रिपेयर करती है अपने अकाउंटेंट के थ्रू, सो दैट हमारी जो है वर्क हेक्टिक ना हो, हमें समझ आ जाए कि ये जो है, ये जो कैश बुक प्रिपेयर की है हमने पेटी कैश बुक, ये छोटे मोटे खर्चों के लिए की है। और जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक है वो बेसिक कैश बुक है, जिसके थ्रू हमने देखना है कि हमारी एक्चुअल मंथली पेमेंट्स कितनी गई हैं और कितनी हमने रिसीव की है। हमने कैश में जो ट्रांजेक्शन्स की है, हमें पता चले कि कैश इन हैंड एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना रहता है, कैश फ्लो कितना जाता है, हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारी सॉल्वेंसी कितनी है, हमारा बिजनेस कहाँ रीच कर रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इससे समझ आए। पेटी कैश बुक अगर उसमें हम रिकॉर्ड करना शुरू हो गए इसके खर्चे भी, तो फिर तो हम
मतलब कि इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सपोज कि पेटी बैग कैश बुक जो है वो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज़्यादातर प्रिपेयर नहीं करती हैं, वो सिंगल कॉलम कैश बुक से ही अपना काम जो है समझ लेती हैं, क्योंकि उनके इतने डेली बेसिस पे कैश बेसिस पे खर्चे नहीं होते हैं जितने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, बिकॉज उनके एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, उनके डेफिनेटली खर्चे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन लार्ज स्केल, एक्सपेंशन है उनके बिजनेस की, एक्सपैंड हुआ है, सो डेफिनेटली उनके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि कैश बुक में मैंने आपको क्या समझाया है, सिर्फ कैश आइटम्स ही शो होंगी। सो अगर गलती से हम मान लो कोई क्रेडिट आइटम शो कर देते हैं या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग डेफिनेटली कोई बैंक आइटम रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमारी जो कैश बुक है वो ट्रू एंड फेयर नहीं मानी जाएगी, ट्रू एंड फेयर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सो ये थे हमारे कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कैश बुक से रिलेटेड। ठीक है, सो दैट हमें प्रैक्टिकली समझ आए जब हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने किस तरह प्रिपेयर करनी है। उससे हमें जब रीड करेंगे क्वेश्चन अब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है, सिंगल कॉलम करनी है या फिर पेटी कैश बुक करनी है। ठीक है, और हमें समझ आएगा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन किस साइड पे रिकॉर्ड करनी है। रिसीट साइड होती है हमारी डेबिट साइड की और पेमेंट साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड की, क्योंकि जब भी हमारी कैश बुक जो है उसका बैलेंस इंक्रीज करता है या पॉजिटिव होता है तो वो मैंने आपको बताया है वो डेबिट होता है, इसलिए वो होती है हमारी रिसीट साइड। इसी तरह से कैश बुक का बैलेंस जब डिक्रीज करता है या नेगेटिव होता है तो वो होती है हमारी क्रेडिट साइड, इसका मतलब वो होती है हमारी पेमेंट साइड। ठीक है, आई होप सबको कंसेप्ट में अच्छे समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को भी इसी तरह समझते हैं इन डिटेल में, सो दैट हमारा कोई भी डाउट ना रहे क्वेश्चन में और क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन को भी मैं पहले आपको डिटेल में समझाऊंगी, फिर समझाऊंगी कि इसका सोल्यूशन हमने किस तरह से करना है अपने आंसर्स पे। ठीक है, मतलब कि फाइनली हमने जब क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा तो हमने फाइनल आंसर किस तरह से अपना एग्जाम में लिखना है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं इन ऑप्शंस में से A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वो कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब कि कैश कॉलम ऐसा होगा कुछ हमारी डेफिनेटली। ठीक है, तो जब कैश कॉलम हमने मान लो एक कैश बुक है हमारी, ये दिया नहीं है हमें डबल कॉलम कैश बुक है सिंगल कॉलम, हम सिंगल कॉलम मानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कैश कॉलम, ये भी हमारा क्या है कैश कॉलम, और अगर डबल कॉलम मानना है तो डबल कॉलम मानकर चलते हैं इससे, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली कैश कॉलम बोला है तो हम इससे क्या मानेंगे डबल कॉलम कैश बुक मान लेते हैं, डबल कॉलम कैश बुक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी बैंक साइड और ये क्या हो गई हमारी बैंक साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ₹10,000। अब ना हमें दिया है ये डेबिट बैलेंस है ना दिया है क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बताया नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एज्यूम करते हैं कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अगर नेगेटिव होता तो वो डेफिनेटली लिख देते कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक। ठीक है, अब उन्होंने नहीं लिखा तो हमने असम्पशन लगाई है ये डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस BD। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे क्या टू बैलेंस BD। ये क्या है हमारी रिसीट साइड है, ये क्या है हमारी पेमेंट साइड है। ठीक है, तो कितना दिया गया हमें 10,000, तो कैश कॉलम में कितना आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट वो कहते हैं आफ्टर रिसीविंग ₹2,000 फ्रॉम अनिल, मतलब रिसीव किया है अनिल से, तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, डेफिनेटली हमने कैश रिसीव किया है तो कैश हमारा इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, अनिल ने दिया है तो डेफिनेटली उसका अकाउंट डिक्रीज होगा। क्यों, इस पे क्या रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे लगेगा, अनिल क्या है गिवर है, सो डेफिनेटली टू अनिल। सो हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल है ना, ये हुआ है ना। सो देखते हैं इसका क्या होगी एंट्री। अब अगर हमने पोस्ट करना है अपनी
कैश बुक में, वो भी डबल कॉलम कैश बुक में, तो किस तरह से पोस्ट करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो हमने कितना रिसीव किया 2000, मतलब ये क्या हुई हमारी रिसीट हुई। सो यहाँ पे क्या आएगा टू अनिल, क्या आएगा टू अनिल, कितना रिसीव किया है हमने 2000, है ना, और वो भी किस में किया है कैश में किया है। तो ये कैश कॉलम में क्या आ गया 2000 यहाँ पर आ गया। ये रुपीस में शो हो रही है तो ब्रैकेट में रुपीस लिख देंगे यहाँ पर भी, और ये भी रुपीस में तो ये भी रुपीस में, ये भी रुपीस में शो होगा तो ये भी रुपीस में ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं गिविंग अ चेक ऑफ 3200 टू सुनील। अब हमने क्या की है, चेक पेमेंट की है किसको, सुनील को। तो डेफिनेटली जब चेक पेमेंट करते हैं हम तो वो किस में इफेक्ट डालता है, हमारे बैंक पे इफेक्ट डालता है। किसको किया है, सुनील को। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक हमारा क्रेडिट क्यों हुआ है, क्रेडिट बट गोज आउट, बैंक से हमारे पैसे डिक्रीज हो रहे हैं, सो डेफिनेटली वो डिक्रीज होगा। एंड डेबिट द रिसीवर, ये रिसीव कर रहे हैं हमसे तो ये डेबिट होगा, ये रूल लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, सो डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पर हमारा अब शो होगा कितने अमाउंट से, 3200 की अमाउंट से। अब आप मुझे बताओ ये कैश को इफेक्ट कर रहा है कहीं से, जिसमें कोई कैश की एंट्री हुई है, नहीं हुई है। ये किसकी एंट्री हुई है, बैंक की। तो बैंक कॉलम में डेफिनेटली हमने पेमेंट की है, किसको की है, सुनील को की है। तो पेमेंट साइड पे यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और ये जाएगा बैंक कॉलम में 3200 का कि हमने पेमेंट की है। ठीक है, आई होप सो ये आपको करेक्ट समझ आ गया होगा अच्छे से कि 3200 की एंट्री जो है कैश को इफेक्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ रुपीज 500, पेमेंट किसकी की है हमने, वेजेस की है, और यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि कैश में पेमेंट की है। ठीक है, यहाँ पे क्या असम्पशन लगाते हैं कि कैश में पेमेंट की है। अब आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी जब हम पेमेंट करते हैं वेजेस की, वो करते हैं हम वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारा क्रेडिट क्यों हो रहा है, इस पे रूल ये लग रहा है क्रेडिट बट गोज आउट, कैश इन हैंड से जा रहा है वेजेस के रूप में, सो डेफिनेटली वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो हो गया क्रेडिट। क्या मैंने बताया था, जब भी एक एसेट जो है वो डिक्रीज होगा तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा क्रेडिट। इसी तरह से अगर एक एसेट जो है वो इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। तो कैश क्या है हमारा, एट द एंड कैश और बैंक क्या है हमारे, एसेट है। तो जब भी वो इंक्रीज होंगे वो होगा डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो वो होगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो ये कितने अमाउंट से, 500 के अमाउंट से। और वेजेस क्या है हमारी, वेजेस डेफिनेटली हमारी क्या है, ये रेवेन्यू आइटम है, और ये क्या है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। क्यों, क्योंकि ये पीएनएल में शो होते हैं, और मैंने आपको पहले ही समझाया है जो भी आइटम हमारी पीएनएल में शो होती है वो होती है हमारी रेवेन्यू नेचर की, और जो भी बैलेंस शीट में शो होती है वो क्या होती है हमारी डेफिनेटली कैपिटल नेचर की। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। सो एक हमारा रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस वाला, ये होता है ना रूल हमारा। अब इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं इसीलिए ये क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं। सो 500 से हुए हैं तो डेफिनेटली अब कहाँ किस, ये कैश कॉलम में जाएंगे, किस तरह से, ये हमारी पेमेंट है तो यहाँ लिखेंगे हम बाय वेजेस, क्या लिखेंगे, बाय वेजेस। किस अमाउंट से गई हैं, वो गई हैं डेफिनेटली हमारी 500 के अमाउंट से, तो यहाँ 500 के अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, सब इसको इरेज कर देते हैं सो दैट हम अपने ये पर्टिकुलर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपेयर हुआ है जो हमारी अमाउंट आई है। अब हमने देखना है हमारा बैलेंस जो है सीडी दोनों साइड पे कितना आ रहा है। बैलेंस सीडी आ रहा है हमारा, अगर हम देखें, हमने पेमेंट साइड और रिसीट साइड को पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी साइड आ रही है, कैश कॉलम की रिसीट साइड आ रही है 10,000 और 2,000, कितनी है ये, डेफिनेटली ये है हमारी 12,000 की, है ना। और ये हमारी कैश कॉलम की है 500 की। इसका मतलब है कैश कॉलम का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है बाय बैलेंस CD, हमारी पेमेंट साइड कम है, मतलब रिसीट्स हमारे पास ज़्यादा है। इन हैंड हमारे पास 12,000 है, जिसमें से 500 हमने वेजेस पे कर दी हैं, तो कितना रह गया 11,500 जो है डेफिनेटली ये हमारी क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है और ये 12,000 यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3200 की हमने पेमेंट की है, किसको की है, डेफिनेटली ये की थी हमने सुनील को की थी ना,
नहीं, ये हमने की थी डेफिनेटली, यहाँ पर हमने लिखा था सुनील, तो यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं, बाय बैंक नहीं लिखते हैं, बाय सुनील लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सुनील को हमने पेमेंट की है, वो भी चेक के रूप में 3200 की, इसलिए तो पेमेंट साइड पे है। तो इसका टोटल कितना हुआ, ये हुआ है हमारा 3200 का। और इधर कितना हो रहा है, इधर भी कितना आना चाहिए, 3200 का आना चाहिए ना टोटल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस CD, कितना आ रहा है यहाँ पे 3200 का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमारा बना है कैश कॉलम, जिसमें हमने डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर की है। क्यों, क्योंकि हमें दोनों अमाउंट्स कुछ गिवन थी, कुछ बैंक की और कुछ हमारी कैश की। ठीक है, सो अगर हम आंसर में देखें तो हमारा आंसर उन्होंने पूछा है कि कैश कितना होगा, तो कैश हमारे पास बैलेंस CD कितना आ रहा है जो हमने फॉरवर्ड करके लेकर जाना है, ये लेकर जाना है 11,500 का। तो ए हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब है, इसको रीड करना भी सीखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन हैंड 12,000 था, जिसमें से हमने 500 की वेजेस पे कर दी है। अब हमारे पास इन हैंड कितना रह गया 11,500, जो हमारा बैलेंस CD है, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD बनेगा या नेक्स्ट डे का, या फिर नेक्स्ट वीक का, या फिर ये बनेगा नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रॉपर सोल्यूशन हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है इस आंसर का, जो हमने अपनी डेफिनेटली फाइनल आंसर में, मतलब क्वेश्चन पेपर में करना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो हमने करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फाइनल आंसर, और अब मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगी। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन की डबल रिवीजन हो जाएगी। पहले आपको डिटेल में समझ आ गया कि किस तरह से पोस्टिंग करनी है, अब आपको समझ आ गया कि फाइनल आंसर हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर अब। ठीक है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है एट द एंड हमारा कैश जो है कितना है। सो हमारा डेफिनेटली कैश इन हैंड हमने निकालना है, कैश इन हैंड एट द एंड। वो किस तरह से निकालेंगे, वो डेफिनेटली हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस BD जितना हमें गिवन है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है, बैलेंस BD गिवन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि डेबिट है, हमें दिया नहीं कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। और रिसीव कितना किया है 2000 का हमने कैश रिसीव किया है अनिल से, तो वो लिखेंगे। डेफिनेटली इन हैंड कितना था हमारे पास, बैलेंस BD इतना था, प्लस रिसीव्ड फ्रॉम अनिल लिखेंगे। ठीक है, और फिर अगली देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या थी। अगली ट्रांजैक्शन थी, हमने चेक प्रोवाइड किया है 3200 का, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि कैश बैलेंस बताइए, है ना। इसका मतलब ये है कि इसको हमने कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये बैंक की आइटम है। मैं आपको कंसेप्ट में समझाया था कि बैंक की आइटम हमारी कंसीडर नहीं होती है जब हमने कैश कॉलम प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, सो एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500, और पेमेंट कितने की है, वेजेस की 500 कर हम अज्यूम करते हैं कि ये हमने कैश में की है। सो पेमेंट करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वेजेस पेड। क्या कर देंगे, वेजेस पेड, तो ये आ जाएगा कैश इन हैंड एट द एंड जो बैलेंस है। सो डेफिनेटली हमारा बैलेंस BD कितना था, बैलेंस BD था ₹10,000 का, हमारे पास बैलेंस BD था। रिसीव हमने कितना किया था अनिल से 2000 का, है ना। और कैश पे जो वेजेस पे की हैं कैश में, वो पे की हैं हमने ₹500 की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ₹12,000, है ना, माइनस ₹500, तो ये कितना हो गया ₹11,500। अब समझ आया कि हमने वो बैंक की आइटम क्यों नहीं पोस्ट की, क्योंकि ये हमारी कैश बेसिस पे हमने करना है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई बैंक की आइटम, कोई क्रेडिट आइटम इसमें नहीं कंसीडर करनी है। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा, डेफिनेटली ऑप्शन है ए। तो ऑप्शन ए जो है इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ लिखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह से हम एग्जाम में जो है वो अपना फाइनल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, जो हमारा आ रहा है 11,500 का। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया कि हमने कैश बुक जो है डबल कॉलम किस तरह प्रिपेयर की। ये हमें बैलेंस BD गिवन था, जो डेफिनेटली हमने अज्यूम किया ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं है क्योंकि लिखा नहीं हुआ, सो डेफिनेटली ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो गिवन था, अनिल ने हमें 2000 रुपीज़ प्रोवाइड किए, और डेफिनेटली हमने वेजेस पे की कैश में 500 की। तो हमारा बैलेंस CD कितना इन हैंड एट द एंड
हमारे पास कितना कैश रह गया, 11,500 का। ठीक है, और जो सुनील की आइटम थी जो हमने डेफिनेटली बैंक के थ्रू इसको पेमेंट की है, बैंक के थ्रू इसको चेक जो है प्रोवाइड किया है, वो था हमारा 3200 का। सो बैलेंस CD जो हमारा इसका है वो आया है 3200। ठीक है, और ये हमारे को रिक्वायरमेंट भी नहीं थी फाइंड आउट करने की, क्योंकि उन्होंने कैश का कहा था कि बैलेंस ऑफ कैश कितना है। सो हमारा आंसर ए जो है वो करेक्ट आया है। और एग्जाम में जो है हमने इस तरह से फाइनल आंसर जो है वो करना है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मैंने डिटेल में आपको इसलिए समझाया सो दैट आपको समझ आए कि इसकी पोस्टिंग जो है हमारी कैश बुक में किस तरह से होगी। इससे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको इस क्वेश्चन को रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये करने के बाद हमने देखा हमें बैलेंस BD गिवन था, रिसीव इतना किया है कैश से और पेमेंट कैश की इतनी की है। सो डेफिनेटली बैलेंस इतना है स्टार्टिंग में और हमने रिसीव किया तो वो ऐड होगा, और जो अगर पेमेंट की है तो वो डेफिनेटली माइनस होगी क्योंकि इन हैंड से कैश गया है। ठीक है, तो कितना रह गया एट द एंड हमारे पास कैश, 11,500 का। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक क्वेश्चन जो है अच्छे समझ आया होगा कि किस तरह हम 11,500 के आंसर पे रीच किए हैं, और बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझेंगे और उसे भी इन डिटेल में इस तरह से ही हम करेंगे। हमेशा वीडियो की स्टार्टिंग में पहले आपको कंसेप्ट में रिवाइज कराऊंगी सो दैट आपका लिंक बना रहे इस चैप्टर का और आपको क्वेश्चंस जो हैं डिटेल में समझ आते रहें और कैश बुक के क्वेश्चंस जो आपको टिप्स पे हो जाए, आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को लॉजिकल रीजंस के साथ समझने के लिए, क्योंकि मैं जर्नल एंट्रीज भी आपको साथ साथ समझा देती हूँ कि जर्नल एंट्रीज जो हमने किस तरह करनी है, क्यों ये इफेक्ट हमारा बाय साइड पे मतलब कि पेमेंट साइड पे या हमारी रिसीट साइड पे मतलब टू साइड पे आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।